गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा काय मुंबई? मस्त। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओसी 11th स्टैंडर्ड का ओसी जो स्टेट बोर्ड का है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जो हमारे एग्जाम में आते हैं और बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर्स है। देयर हैव 8 चैप्टर्स जो आप देख ही सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, सेकंड वन इज अ ट्रेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, फोर्थ वन इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। ये दोनों चैप्टर जो पहले 12th में होता था अभी वो 11th में आ गया है। क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने भी क्या किया है, सीबीएसई बोर्ड की तरह अपना भी लेवल अप करना ही पड़ेगा ना। हम पीछे थोड़ी ना है मुंबई वाले, करेक्ट कि नहीं? सिक्स वन इज द इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस एंड सेवेंथ वन इज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड एट वन इज द इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट भी ये पहले 12th में हुआ करता था, नाउ अभी 11th में आ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको भी स्मार्ट बनाना चाहती है एज अ नेशनल लेवल तक। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। फर्स्ट ऑफ द थिंग, स्टेट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस के बारे में आप सुनने से पहले एक चीज ध्यान दो। आप इसके पहले क्या कॉमर्स एंड बिजनेस के बारे में पता था आपको? यस पता था। एज ए प्रोफेशनल टर्म में नहीं पता था, बट नॉन प्रोफेशनल टर्म में आपको ये बातें पता थी। चलो अभी ये चैप्टर बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है, आप डे टू डे एक्टिविटी में आप देखते रहते हो। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हो, आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, उस टाइम से क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हो? जरा बताओ। आप पहले सुबह उठते हो, सर बाथरूम जाता हूँ, ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नाश्ता करता हूँ, वेरी गुड। फिर नाश्ता करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? सर फिर मैं रेडी होता हूँ, कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। फिर क्या करते हो? कॉलेज बस से जाते हो, चल के? सर मैं तो चल के जाता हूँ। हाँ ठीक है, कॉलेज जाने के बाद क्या करते हो? सर कॉलेज में लेक्चर सुनते हो और फिर स्टडी करते, फिर घर पे आते। उसके बाद हम लोग खेलते हैं और फिर रात में टीवी सीरियल देख के, वेब सीरीज देख के सो जाते हैं। करेक्ट? अच्छा इसमें से बताओ, ये सब एक्टिविटी जो भी परफॉर्म हुई है, क्या ये कमर्शियल एक्टिविटी थी, बिजनेस एक्टिविटी थी, या नॉन बिजनेस एक्टिविटी थी? इन शॉर्ट, बिजनेस इज अ नॉर्मल टर्म्स, इसको प्रोफेशनल टर्म्स में हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी थी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी? बताओ। तो सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जो एक्टिविटी करके हम लोगों को रिटर्न्स में समथिंग एज ए मनी मिलता है या कुछ मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर जो काम हम करते हैं जिसमें कोई भी पैसे नहीं मिलते, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर ऐसे कौन से काम है जो हम बिना पैसे के करते? बहुत सारे काम है। आप बताओ, जब आपने सुबह उठा, मम्मी ने आपको नाश्ता बना के दिया, आप खा ले, तो क्या मम्मी को आपने पैसे दिए उस नाश्ता के लिए? नहीं। तो क्या मम्मी ने एक्टिविटी परफॉर्म किया? यस किया, परफॉर्म तो किया है। तो ये एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आपने मम्मी को उनके काम के बदले कोई भी रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं दिया है। तो ये एक्टिविटी हो गई नॉन इकोनॉमिक। तो सर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती तो क्या होती थी? सिंपल सी चीज, अगर यही आप कैंटीन में जाके वही नाश्ता करते थे, तो क्या आप उसके लिए पेमेंट करते थे? बट ऑब्वियस पे करते थे। तो सर नाश्ता उसने भी बना के दिया, नाश्ता मम्मी ने भी बना के दिया, बट एक के लिए आप पे कर रहे हो, जिसके लिए आप पे कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसे कौन से एक्टिविटी है जिसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? सर जो भी काम आप पैशन, लव, अफेक्शन के लिए करते हो, आपको मन है क्रिकेट खेलना, तो आप एक्टिविटी कौन सा कर रहे हो, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सेम आप क्रिकेट खेल रहे हो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। MS धोनी क्रिकेट खेल रहा है, बताओ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसको उसके बदले रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तभी आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है?
तो हम थोड़ा सा आगे जाए, एकदम सिंपल सिंपल लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट है, देखो ना इसमें कोई सिखाने वाला चीज नहीं, आपको भी समझ में आ रहा है। जिसके बदले में कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी के बदले में आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न में मनी या मनी जैसा कोई भी एक्टिविटी मतलब कोई भी चीज मिल रही हो, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिसमें नहीं मिल रहा है तो भी हम किए जा रहे हैं, सिर्फ मन है ऐसे ही अच्छा लगता है, इसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो यहाँ तक क्लियर? हाँ, लेकिन अभी बुक में लिखा वो भी पढ़ना पड़ेगा ना, एग्जाम में बुक वाले वर्डिंग आने चाहिए, नॉर्मल लैंग्वेज नहीं चलेंगे। चलो आ जाओ देखते हैं। इंट्रोडक्शन, कितना सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है। क्या बोल रहे हैं? इंट्रोडक्शन, ऑल ह्यूमन बींग्स, जस्ट मिनट, all human beings require different type of goods and services to satisfy their needs. Underline the word. उनको क्या क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज ध्यान में रखना। टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अच्छा बताओ उसको नीड्स सेटिस्फाई। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव ए वांट्स एंड डिजायर, और वो नीड्स एंड डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए या तो उनको गुड्स चाहिए होता है या तो सर्विसेज चाहिए होता है, डेफिनेटली चाहिए होता है। आप गाना गाते हो कि नहीं? कभी तो गाया होगा बाथरूम में, इसको बोलते हैं बाथरूम सिंगर। उसके लिए कितने पैसे मिले थे? फुक्कट में। इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको समझ में आ रहा है? सेम ए आर रहमान भी गाता है, उसको पैसे मिलते हैं? डेफिनेटली मिलते हैं ना सर, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दे कीप देमसेल्फ बिजी एंड डू सम एक्टिविटी थ्रू और देयर लाइफ। हर एक बंदा उसके लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहता, और करना ही पड़ेगा। खाली दिमाग शैतान का, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते ही रहना चाहिए, नहीं तो चुगली करना चाहिए, कुछ काम नहीं है तो। चलो देखो क्या बोलते हैं, ऑल एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाई एज, अंडरलाइन द वर्ड, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी को इन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। बोलो कौन से दो पार्ट? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज व्हाट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइड हुआ है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक में भी तीन पार्ट आते हैं सर, तीन पार्ट में इकोनॉमिक में, यस सिंपल, हर एक इंसान बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, प्रोफेशन से इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, छोटा एग्जांपल लेंगे, बड़ा बड़ा नहीं, बड़ा बड़ा हम बाद में पढ़ेंगे। आपके नीचे, मतलब आपके बिल्डिंग के नीचे एक जनरल स्टोर वाला होता है, वो भी कुछ काम करता है। बताओ क्या काम करता है? सर कुछ नहीं, गल्ले पे बैठा रहता है। अरे गल्ले पे बैठा रहता है, ये काम ही हो गया उसका। वो क्या करता है? वो होलसेल में सामान लाके अपने स्टोर में रखता है, और आप रिटेल में जाके उसके पास से परचेज करते हो। क्या वो जो सर्विस देता है, वो जो एक्टिविटी करता है, क्या उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं? आप बताओ, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नहीं, आप तो फ्री में तो कोई नहीं देता है सर। तो सिंपल सा चीज, आपको ये बात तो समझ में आ गई, उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। तो दे आर डूइंग, सर वो क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, ग्रेट। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर रहा है, बट सर ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? वो ऐसा कौन सा एक्टिविटी कर रहा है? तो वो एक्टिविटी को हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज ए सेम, आपने डॉक्टर को देखा है, सेम डॉक्टर भी अपने दुकान के नहीं, अपने बिल्डिंग में एक प्रीमाइसेस में सब दवा ऐसा रखा होता है, और आप जाके उसके पास से दवा खरीद लेते हो और आप ठीक हो जाते हो, करेक्ट? अरे नहीं ठीक होते हो? अच्छा वो दवा नहीं रखता है, क्या रखता है? सर वो दवा तो देता है, बट वो मेडिसिन के लिए चार्जेस नहीं लेता। तो फिर किस लिए चार्जेस लेता है? उसने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसने जो टेस्ट किया, और उसने जो मेडिसिन बताया, वो उसका चार्जेस लेता है। मतलब कि वो जो 10 रुपए वाला पैरासिटामोल आपको देता है और आप ठीक हो जाते हो, तो सर वो 10 रुपए मेडिकल पे भी मिल जाएगा। बट आप डॉक्टर के पास जाते हो, 200 रुपीज पे करके आते हो। तो ये 200 रुपीज आपने वो मेडिसिन के लिए नहीं दिया है, ये 200 रुपीज आपने उसके सर्विस के लिए दिया है, कि ये चीज कोई दूसरा नहीं कर सकता डॉक्टर के अलावा। मैं कर पाऊंगा क्या?
ये लो पैरासिटामोल ठीक है, अब बुखार में तो ठीक है, बाकी सब में? तो आपको समझ में आ रहा है कि वो डॉक्टर को आप मेडिसिन के लिए पैसे नहीं देते हो, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? सर पैसा लिया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा आया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बताओ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोलेंगे प्रोफेशन वाला इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? प्रोफेशन वाला एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर ऐसे और क्या, सिर्फ डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको सर्विस देता है और उसके बदले कुछ चार्जेस लेता है, इट्स कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट कौन सा वाला? प्रोफेशन वाला। बोलो समझ में आया यहाँ तक? चलो थर्ड वन इज व्हाट? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, एम्प्लॉयर मतलब एक बंदा होता है जिसका बिजनेस हो तो काम देता है, एम्प्लॉयर मतलब काम देने वाला। और एम्प्लॉई, एम्प्लॉई मतलब काम करने वाला। एक बंदा दूसरे बंदे को अपने इधर जॉब पे रखता है, तो सर जो जॉब पे रखता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जो जॉब करने जाता है उसको एम्प्लॉई बोलते हैं। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जहां पे आता है, तो वो सामने वाले बंदे को काम करता है तो एम्प्लॉय को कुछ पे करना पड़ेगा। यस, फोकट में काम करेगा क्या? सर वो बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। सर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे थोड़े बहुत मिट्टी या कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो भी उसको पे करना पड़ेगा, कम पैसा, उसको मतलब वेजेस। तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है? यस। बट न तो बिजनेस कर रहा है, न तो सर्विस दे रहा है, प्रोफेशन में है। तो सर ऐसे वाले बंदे को हम बोलते हैं एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला बंदा। और ये बंदा एम्प्लॉयमेंट वाला एक्टिविटी कर रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर नॉन इकोनॉमिक तो आपको एकदम सिंपल, जिसमें पैसा ही नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को सबको समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट रहेगा तो बताओ। चलो अभी यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो मैंने बोला सब कुछ यहाँ पे लिखा है, बस इंग्लिश में। अभी इंग्लिश आती रहेगी आपको तो हो जाएगा, अदरवाइज मेरी जरूरत पड़ेगी आपको, मुझे थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश। चलो देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोल रहा है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोल रहा है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब वो वाला ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई, अंडरलाइन द वर्ड विच आर परफॉर्म, जो हम लोग करते हैं क्या करने के लिए? सेटिस्फाई योर पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट। और इसके साथ ये भी याद रखना, विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग बुक, यहाँ पे एग्जाम्पल रीडिंग बुक, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर एटसेट्रा। आपके लिए एग्जाम्पल बताता हूँ। आप पबजी गेम खेलते हो, कितना पैसा मिलता है? क्यों खेलते हो? अरे खुद अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन के लिए, सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स। करेक्ट है। आपने किसी को ऐसे ही हेल्प कर दिया, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 11th का एक स्टूडेंट आया, भैया भैया डाउट बता दो, आपने उसके डाउट सॉल्व कर दिए। तो आपने बोला 10 रुपए तो डाउट सॉल्व करने, नहीं फ्री में कर दिया। तो सर आपने क्यों किया? बिकॉज ऑफ योर नेचर, आपका अच्छा है, आपने उसको हेल्प कर दिया। बट ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? आप गणपति उत्सव में बढ़ चढ़कर सब लोग हिस्सा लेते हैं, सब लोग सोचते हैं कि अपन मंडली का मेन रहेगा, आरती में एकदम आगे जाएगा, और मोदक वाला प्रसाद नहीं, चुरा के नहीं खाएगा, मांग के खाएगा। बट समझ में आ रहा है आपको? सर क्या आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा आरती गाया तो आपको बाद में 500 रुपए दिए जाएंगे, अच्छा आपने अच्छा आरती गाया है? नहीं। तो आप ऐसे ही कुछ काम करते हो, इसमें कोई पैसे का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। हाँ मिल गया अलग बात है, और एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। अगर नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। आई थिंक ऑल क्लियर। कुछ रहेगा तो बोलते जाना बिंदास। चलो आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी? सर बोल दिया ना, जिसके बदले में पैसा मिलता है वो काम किया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर ऐसा कौन सा काम है? तो ऐसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया। कौन सा सर? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो यहाँ तक ऑल सेट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो economic activity, action that involve production, distribution, consumption of goods and services at all level within
और सोसाइटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक, बहुत बड़ा बड़ा वर्ड्स लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, आपको समझता रहेगा तो बताओ, समझा आपको? बोलता एक्शन दैट इन्वॉल्व, बोलता कोई भी एक ऐसा काम करो जिसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? बोलते प्रोडक्शन होना चाहिए। अब प्रोडक्शन का मीनिंग तो आपको पता रहेगा, क्या होता है प्रोडक्शन? कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, कोई भी चीजों का प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन के भी अलग अलग टाइप से बाद में आगे हम स्टडी करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट में ये सीख लेते हैं सर, प्रोडक्शन मतलब जैसे कि कॉटन से हम कपड़ा बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे सब अलग अलग कीबोर्ड, इस सब से हम अपना लैपटॉप बनाते हैं या मोबाइल बनाते हैं, जो एक्सेसरीज है वो मैन्युफैक्चर करके, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी तो आपका स्टार्टिंग है। नेक्स्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्या प्रोडक्शन करके कपड़ा बना के मैं मेरे पास रखूंगा तो बिजनेस हो जाएगा या इकोनॉमिक एक्ट? सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी तब तक नहीं होगी जब तक उसमें पैसा नहीं आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, हर एक शोरूम में, हर एक मॉल में, हर एक दुकान पे ले जाके बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा उनको। तो सर ये सब दुकान पे आप ले जाके दोगे, तो सर इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी होगा, कोई टीम होगी कि ये जो हर एक के पास कांटेक्ट रखी होगी, और ये पूरे चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? नहीं ना, वो चीज को कंज्यूम करने वाला मतलब कंज्यूमर, मतलब कस्टमर, उसको बाय करना चाहिए। अब समझो, कंपनी ने कपड़ा बनाया, इट्स कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी ने वो कपड़ा बनाने के बाद हर दुकान दुकान तक ले जाके दिया, इट्स कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। सर उसको बाद में कंज्यूमर में खरीद के ऐसे पहनना चाहिए ना, और नहीं पहना या नहीं बाय किया तो पैसा कहाँ से आएगा? तो समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर ने उसको लेना चाहिए, तो इट्स कॉल्ड एज कंजम्पशन। ये सब किसका सर? ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब आपको अभी बताया, जो कपड़े के, वो कपड़ा इज अ गुड्स। कोई भी वस्तु को गुड्स बोलते हैं, कोई भी चीज को गुड्स बोलते हैं। फिर सर ये गुड्स में या सर्विसेज भी हो सकता है, तो सर्विसेज हमने देखा था सर, सर्विसेज को भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। Action that involve production, distribution, consumption of goods and services at all level within a society is called as economic activity. एग्जाम्पल देखो, इन्होंने एकदम सिंपल सिंपल एग्जाम्पल दिया जो हमने पहले ही डिस्कस किया, एकदम सिंपल। वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, बोलो काम फैक्ट्री में करने वाला है, काम सॉरी काम करने वाला बंदा कोई फैक्ट्री में जाके काम करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक ना फुकट में काम कोई नहीं करता सर। सेकंड, या सेकंड दिया ही नहीं, सेकंड ऑफिस में जाके करने वाला काम, ठीक है, उसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। कोई किसी ने अपना खुद का शॉप खोल के रखा है, उसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। कोई टीचर टीचिंग कर रहा है, उसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। कोई डांस डांस सिखाने वाला टीचर डांस सिखा रहा है, उसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बहुत सारे एग्जाम्पल, जिधर देखो जहां पैसा आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो थर्ड वन यहाँ पे क्या बोले सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड। एकदम सिंपल सा बात बोल रहे हैं सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिससे हम उससे कुछ कमाए और अपना जीवन चला सके। एकदम हिंदी शब्द में बोलता है, लाइवलीहुड मतलब आपका जीवन शैली चलाने के कार्य में आने वाले पैसे को ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। चलो यहाँ पे दिया हुआ बिजनेस। अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन पार्ट है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बोलो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था ना, तो एक एक कंपोनेंट को हम रीड करेंगे। एक एक कंपोनेंट आपको एग्जाम में 5-5 मार्क के लिए आ सकता है। पूछेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोफेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट क्या है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क के लिए बोनस में आ सकता है, जो बहुत सिंपल है। तो हम पहले बिजनेस का मीनिंग नहीं रीड करेंगे, मीनिंग बाद में रीड करते हैं। हम पहले बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस, ये रीड करेंगे। क्योंकि आपको एग्जाम में अगर पूछा कि व्हाट इज द बिजनेस और व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, तो आप इस फीचर्स को बिना पॉइंट लगाए ऐड करके लिख दोगे तो भी आपका ये मीनिंग कंप्लीट कर देगा। तो फीचर्स इन शॉर्ट मीनिंग को बाइफरकेट किया होता है। तो एकदम सिंपल है, व्हाट इज द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस। तो क्या होता है, आप मुझे बताओ, आपने बिजनेस कभी किया है, या आपके मम्मी डैडी करते हैं, या आपने किसी को देखा है जो बिजनेस करता है? नहीं देखा है? देखा है?
क्या करता है, बिजनेस करता है मतलब? तो कोई तो सामान ला के बेच देता है, अरे वाह, इसको भी बिजनेस, बहुत सिंपल वर्ड है, सिंपल मीनिंग है बिजनेस का, कि कोई भी सामान या कोई भी सर्विसेज या कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज आप सेल करते हो, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। तो सर क्या इतना छोटा सा मीनिंग होगा? अगर इतना छोटा सा मीनिंग होता था बिजनेस का, तो इतना बड़ा कॉमर्स सब्जेक्ट हमको आता ही नहीं। मतलब ठीक है ना, बिजनेस मतलब सामान बेचना इज अ बिजनेस, नहीं। बिजनेस इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ थिंग, बिजनेस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें एक एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। अभी 11th स्टैंडर्ड के लिए हम लोगों को स्ट्रिक्ट एंड सिंपल में बिजनेस समझना है। इन डिटेल हम जब आगे के स्टैंडर्ड में जाएंगे तो सीखेंगे बिजनेस इज अ सो कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन द वर्ल्ड, और जिसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं, पहला पॉइंट क्या बोलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ हमने पहले ही बोला था, व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने देखा था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉय। तो सर क्या बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना सर? तो पहला फीचर्स बोलता है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखते हैं क्या लिखा है, बिजनेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी सिंपल, ये तो लिख देना, आपका पॉइंट का लेंथ बढ़ जाएगा, जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो सकता है आपसे। Business is an economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood. Underline the word. Why it is a business is a economic activity? Because इससे आप अर्न करते हो। अर्न का मीनिंग ही होता है कमाना। आप कमाते हो किस लिए? क्या कमाते हो? पैसे कमाते हो, मनी। किस लिए? लाइवलीहुड के लिए, आप जीवन जीने के लिए पैसे कमाते हो। इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट एक्सेट्रा। आप बिजनेस इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, ये वो बहुत सारे अलग, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए नहीं करते हो, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए करते हो। दैट्स व्हाई बिजनेस मतलब लव, अफेक्शन, फीलिंग एंड सेंटिमेंट नहीं होता है। बोलो यहां तक सिंपल है। अच्छा, ये बुकिश नॉलेज है। इन रियल वर्ल्ड आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस से लव करना पड़ेगा, अफेक्शन करना पड़ेगा, सेंटीमेंट होना पड़ेगा, तो ही आपका बिजनेस चलेगा। बिजनेस इज नॉट अ टेक्निकल टर्म, बिजनेस इज अ जजमेंटल टर्म, बिजनेस इज अ फीलिंग वाला टर्म। बिना फीलिंग और बिना जज्बात के बिजनेस नहीं होता है। सेकंड वन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू पार्टीज। बोलता है बिजनेस करेंगे तो दो पार्टी होनी चाहिए। क्या जरूरी है दो पार्टी होना चाहिए? यस। एक पार्टी से बिजनेस ऐसा कर सकते हो क्या, मैंने 10 रुपए का वड़ा पाव खुद को बेच दिया, ये पागल जैसा वो बात हो गया ना। आपने अगर समझो एक वड़ा पाव सेलर है और वो वड़ा पाव सेल कर रहा है, तो वो 10 रुपीज का वड़ा पाव है 20, अच्छा महंगा हो गया वड़ा पाव 20 रुपीज। मैं जब सिखा था तभी 10 रुपीज का वड़ा पाव था, अभी 20 हो गया है। इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। चलो ठीक है, 20 रुपीज का वड़ा पाव कोई बंदा सामने वाले को बेचेगा, जैसे जो बंदा बेचता है उसको बोलते हैं सेलर, और जो बंदा खरीदता है उसको बोलते हैं बायर। हर एक बिजनेस में मिनिमम मिनिमम कम से कम दो पार्टी होती है, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। तो समझो, बताओ बिजनेस में कितने पार्टी होनी चाहिए? मिनिमम दो, मैक्सिमम पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है कितने होने चाहिए, बट मिनिमम तो दो होने चाहिए। सर कौन? एक सेलर होना चाहिए, दूसरा बायर होना चाहिए। सेलर कौन? द पर्सन हु सोल्ड द गुड्स, द पर्सन जो बंदा गुड्स को बेचता है, सेल करता है, सेलर, सेल करने वाला सेलर। अब बाय करने वाला बायर, मतलब कस्टमर होना चाहिए। बोलो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? चलो देखो, मैंने जो बोला यही यहाँ पे भी वही लिखा है क्या नहीं? सॉरी। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। एक बंदा कोई वड़ा पाव दे रहा है, मतलब गुड्स दे रहा है, कोई चीज दे रहा है, उसके बदले में क्या लेगा? पैसा लेगा, एक्सचेंज होगा। सेम सर्विसेज भी एक्सचेंज हो सकता है। एक डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है, तो उसके बदले में वो क्या लेगा? पैसा लेगा। जैसे समझो मेरे पास, मैं डॉक्टर मेरे से बोला ठीक है लो मैं तुमको ये दवा लिख के देता हूँ, दवा से आप ठीक हो जाओगे, चलो निकालो 500 रुपया। आपके पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर को, डॉक्टर साहब पैसे नहीं है। डॉक्टर बोलेगा अच्छी बात है बेटा, वो जो लिख के दिया चिट्ठी मेरे को दे दो, और चिट्ठी लेके रख लेगा, देगा ही नहीं वापस। नहीं, डॉक्टर भगवान होते, दे देगा ना।
ऐसे तो सब भगवान के पास आ जाएंगे लेने के लिए और भगवान ही भिखारी हो जाएंगे, करेक्ट है कि नहीं? तो डॉक्टर बिना पैसे का बिना आपके पास पैसे हो तो आपको चिट्ठी में कुछ लिख के नहीं देगा। हाँ, कोई कोई होगा इंसानियत के नाते होगा, दे देगा, बट इन रेगुलर टर्म में वो नहीं देने वाला है। तो सर, तो आपके पास पैसे नहीं तो क्या आपको चिट्ठी लिखा हुआ मिल सकता है, या आपके पास पैसे नहीं तो क्या आपको कोई गुड्स या कोई सर्विसेज मिल सकता है ना? तो वो डॉक्टर बोला ठीक है बेटा, पैसे नहीं है, लेकिन तेरे हाथ में एक अंगूठी दिख रही है, लग रही है। नहीं, या चांदी की होगी। हाँ सॉरी। तो डॉक्टर बोलता है कि आपके उंगली में एक अंगूठी दिख रही है, मे बी सोने या चांदी की होगी, आप मुझे वो दे दो। मैं बोला यार डॉक्टर तो बहुत शाना निकला, ठीक है, लेकिन मुझे ठीक होना था, तो मैंने मेरी अंगूठी निकाल के उसको दे दिया और उसने मुझे लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। अब क्या बताओ, यहाँ पे पैसे का तो लेन देन हुआ ही नहीं, तो क्या इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? करेक्ट बेटा, आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे पैसा नहीं गया, बट पैसे के बदले में कुछ ऐसा चीज गया जो पैसे जैसा ही वैल्यू रखता है। तो सर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिखना क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ व्हाट, विथ मनी और मनीज वर्थ। मतलब मनी या मनी जैसा कोई चीज में भी एक्सचेंज हुआ तो इसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। फ्री में नहीं किया उसने, उसने उसके बदले में कुछ तो लिया, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। तो दूसरा एक एग्जांपल, पुराने जमाने में राजा महाराजा से भी पहले पैसे नहीं थे, ऐसे इन टर्म्स ऑफ करेंसी, ऐसे कॉइन्स और नोट नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे क्या बिजनेस और ट्रांजेक्शन होते थे? बिल्कुल होते थे, इसमें कोई भी दो राय नहीं कि नहीं होते थे। तो सर कैसे होते थे? तो उस टाइम पे जैसे कि मैं फार्मर हूँ और मैं एग्री मतलब मेरा एग्रीकल्चर सेक्शन जो राइस प्रोड्यूस करता है, और सामने वाला कोई होगा फार्मर जो वीट प्रोड्यूस करता होगा, तो मैं अपना राइस उसको देता था, उससे वीट लेता था, ऐसे हम एक्सचेंज करते थे अपने गुड्स को, और इसको बोलते थे बार्टर ट्रांजेक्शन। बोलो क्या बोलते थे? बार्टर ट्रांजेक्शन। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मिनिमम टू पार्टीज, मिनिमम कितने पार्टी? टू होने चाहिए रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, उसमें एक्सचेंज होना चाहिए। कौन सा पार्टी? सेलर एंड बायर होने चाहिए। कौन सा दो पार्टी होने चाहिए? सेलर एंड बायर। क्या बोलते हैं आगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर विच मे बी ओरल और रिटन। ये क्या हो सकता है? या तो ओरल हो सकता है, या बोलता है सर बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो कौन सा एग्रीमेंट? ओरल होना चाहिए या तो रिटन। रिटन मतलब क्या सर? एग्रीमेंट पेपर पे लिखा हुआ सब होना चाहिए। सर जो करोड़ों का डील होता है ना, तब बायर और सेलर ना एग्रीमेंट साइन करते हैं। सर 10 रुपए के वड़ा पाव के लिए है क्या एग्रीमेंट? बट सर कॉन्ट्रैक्ट, हाँ एग्रीमेंट होता है, बट दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड ओरल एग्रीमेंट, मुंह से बोला हुआ एग्रीमेंट। बताओ, आप 20 रुपए का नोट दोगे, सामने वाले को वो वड़ा पाव दो, वो 20 का नोट जेब में रखेगा, बोले वड़ा पाव नहीं दूंगा। किधर 20 रुपया दिया तूने मुझे, ऐसा बोलेगा? या दे देगा? आपको दे देगा। सर नहीं देगा तो हम झगड़ा करेंगे। सर वो बोलेगा किधर लिखा है बताओ, मैंने किधर लिख के दिया कि 20 रुपया दोगे तो आप वड़ा पाव। सर सिंपल, आपने शॉप लगाया, इसका यही मीनिंग होता है कि आप, मैं 20 रुपए आपको दूंगा तो आप मुझे वड़ा पाव दोगे। तो सिंपल, यहाँ पे ऐसे कोई झगड़े की बात नहीं होती है, सिंपल 20 रुपए वाला ट्रांजेक्शन। बट आप अंडरस्टैंड तो कर सकते हो कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है। सर यहाँ पे एक ओरल एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें बायर एंड सेलर एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विसेज और पैसे की बात करते हैं। चलो नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट? प्रॉफिट मोटिव। ब्लड या आप बोल सकते हो क्रक्स, कोई भी बिजनेस का मेन 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 इंटेंशन होता है प्रॉफिट। समझो, कोई बिजनेस चैरिटी के लिए करता है तो उसको हम बिजनेस ही नहीं बोलेंगे, बोले उसको बिजनेस बोलेंगे नहीं, उसको बिजनेस बोलना ही नहीं है। तो सर बिजनेस में प्रॉफिट होना ही मांगता है। सर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, अरे भाई बिजनेस कर रहे तो प्रॉफिट आएगा। बिना प्रॉफिट के इंटेंशन से आप बिजनेस नहीं कर, बिना प्रॉफिट के इंटेंशन से कोई भी एक्टिविटी करोगे उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। तो मेन पॉइंट है फीचर्स है profit margin. The basic purpose, underline the basic purpose of business is to earn profit.
फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। ये लाइन आपके जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिखते होगे और ये पॉइंट लिखोगे तो इसमें ये लाइन तो आना ही चाहिए। क्या? द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस टू प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी। Businessmen try to maximize profit either by increasing the volume of sales or reducing its cost। जरा बताओ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब भी बिजनेसमैन उसका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकता है, या तो वो अपना सेल्स बढ़ा के इंक्रीज कर सकता है या दूसरा वो अपना कॉस्ट रिड्यूस करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है। चलिए क्या होता है, सिंपल एग्जांपल, एकदम छोटा छोटा एग्जांपल बोलो। समझो आप वड़ा पाव बनाने के लिए एकदम बेसिक और एकदम सिंपल खाना, और खाने में मजा भी है। एक वड़ा पाव बनाने के लिए खर्चा आता है 10 रुपया, और आप वो वड़ा पाव को बेचते हो 20 रुपए में, तो आपको सीधा सीधा प्रॉफिट कितने का हो गया? 10 रुपए का हो गया। लेकिन वो वड़ा पाव खरीदने के लिए लोग सिर्फ आते हैं 50, सिर्फ बोलते 20 वाला वड़ा पाव बहुत महंगा है, हम अमीर लोग ही खाएंगे, और सिर्फ 50 लोग ही आते। तो सोचो कि आपने जो 20 रुपए का वड़ा पाव बनाया है, तो 20 रुपए का वड़ा पाव 50 लोगों को सेल करोगे तो कितना मिलेगा आपको? जरा बताओ, मेरे को कैलकुलेशन नहीं आता है। कितना? 5 दूना 10 और 2 जीरो, अरे बाप रे, 1000 रुपया। अच्छा बताओ, 1000 रुपये में प्रॉफिट कितने का हो गया? तो 50 वड़ा पाव पे 10 रुपए का प्रॉफिट, 500 का लग रहा है प्रॉफिट, सही ना? मतलब डबल प्रॉफिट, 500 का बनाने का 500 का और प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट हो गया। बताओ ये बिजनेस आगे जाएगा या दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सेम एक, ये तो बंदा जो था सोनू था, एक मोनू उससे होशियार था, उसने उसके बाजू में ही दुकान डाला, और उसने क्या किया, 10 रुपए का वड़ा पाव उसको भी बनाने को लगता है, बट उसने बोला 12 रुपए में बेचूंगा, मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं चाहिए, सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। कितने का? पागल तो इंसान लगता ही है मेरे को शकल से। 10 रुपए का बनाता है, 12 रुपए का बेचता है। हाँ, 10 का बना के दूसरा कस्टमर 20 का बेच रहा है सोनू, और मोनू 10 का बना के 12 में बेच रहा है। किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? मोनू का। 2 रुपए का प्रॉफिट है, एक वड़ा पाव पे, इसको एक वड़ा पाव पे 10 का प्रॉफिट है, तो भी मोनू का होगा। तो मोनू ऐसा क्या करेगा? मोनू के पास कस्टमर आते 10,000। अब बताओ, 10,000 कस्टमर इंटू 2 रुपया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है, या तो आपका कॉस्ट रिड्यूस करो, या तो आपका कॉस्ट रिड्यूस करो, या तो आपका सेल्स बढ़ाओ, दोनों वे से प्रॉफिट आएगा। बट सिंपल वाला मेथड और करंट सिनारियो चल रहा है कि आपका कॉस्ट रिड्यूस करो, मार्जिन रिड्यूस करो, सेल्स प्राइस रिड्यूस करो, और मार्केट में मैक्सिमम क्वांटिटी में गुड्स को बेचो। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। यहाँ तक भी आपने लिखा एग्जाम में तो चलेगा, बट तो भी बुक में लिखा है तो अपन आगे का भी पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। It is a spine of business which keeps the business going on its long term. The amount of profit may be differ from business to business. तो चलो एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ऐसे वॉल्यूम, जैसे सैमसंग का MI का मोबाइल है, 17,000 में 40,000 रुपए वाला फीचर्स देता है, लेकिन सर 10,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी एक साल में बिकता है। दूसरा आईफोन है, 40,000 वाला फीचर्स 80,000 रुपए में मिलता है, लेकिन सर उसको भी खरीदने वाले लोग 2,000 1,000 हैं। तो सर एप्पल भी प्रॉफिट कमा रहा है, MI भी प्रॉफिट कमा रहा है, दोनों अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? एक प्राइस बढ़ा के कमा रहा है और कम क्वांटिटी में सेल कर रहा है, और एक है प्राइस कम करके सेल कर रहा है और ज्यादा क्वांटिटी में सेल कर रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों वे से प्रॉफिट कमा रहे हैं। फोर्थ वन इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, जब भी आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना ही चाहिए, तो बिजनेस कैसा होगा? समझ में आ रहा है? कोई ना कोई गुड्स को तो बनाओगे जिसको बेचना है, और बनना ही चाहिए तो ही बिकेगा। कॉटन से कपड़ा बनाओगे तो ही बिकेगा, कॉटन बनाने के लिए खेती करोगे या उसके जो फार्मिंग करोगे तो ही होगा। तो आपको इतना पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि सर प्रोडक्शन एक्टिविटी होनी ही चाहिए, इसकी गुड्स की और सर्विसेज। अरे मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को क्लासेस में, ये सर्विस दे रहा हूँ मैं, तो ये भी एक टाइप का बिजनेस एक्टिविटी ही हो गया। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, देखो क्या बोलते हैं, बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड होने से पहले उसको प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, उसको बनाना बहुत जरूरी है। बिना बनाए कैसे बिकेगा यार?
क्या कपड़े पे सिर्फ कॉटन पहन के घूमेंगे? नहीं ना। चलो क्या बोलते हैं, गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोक्यूर फ्रॉम द सप्लायर। अभी बोलते हैं गुड्स तो आप खुद बना सकते हो, या प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सप्लायर, या फिर आप सप्लायर के पास से खरीद के फिर बेच सकते हो। या तो आप सप्लायर के पास से खरीद मतलब होलसेलर के पास से, एक जनरल शॉप का होलसेलर के पास से बाय करेगा और लेके आएगा और फिर किसको बेचेगा? तो फिर बेचेगा और कस्टमर को। ये कर सकते हो, या फिर मैं खुद बनाऊंगा, मैं आम का अचार खुद बनाता हूँ फिर कस्टमर को बेचता हूँ। तो सर मैंने ही मैन्युफैक्चर किया, मैंने ही सेल किया, वेरी गुड, बिजनेसमैन हो तुम। सो मैं आम का अचार होलसेल मार्केट से लाता हूँ एंड फिर बेचता हूँ, वेरी गुड, तो भी आप बिजनेसमैन हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको होलसेल में लाके आपने मैन्युफैक्चर नहीं किया बट यूज, आपने सेल किया बट आपने कहीं ना कहीं से तो लाया जिसने मैन्युफैक्चर किया होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना ही चाहिए। बोले यहाँ तक क्लियर? पॉइंट नंबर 5 आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर प्रोडक्शन से नहीं, एक्सचेंज भी होना चाहिए। ये सिंपल वर्ड है, मैं बहुत सारा नहीं बताऊंगा। Business involve transfer, underline the word transfer of goods and services directly or indirectly with money or money is worth. Very important line. क्या होना चाहिए आपका गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सचेंज होना चाहिए, अदला बदली होना चाहिए, पैसे के बदले सामान, सामान के बदले पैसे, ऐसे कुछ तो या सामान के बदले सामान। मनी या मनी इज वर्थ, मैंने एग्जांपल दिया था कि सामने वाले डॉक्टर ने बोला पैसा, आपने बोला पैसा नहीं है, बोला कोई बात नहीं बेटा अंगूठी दे दो। अंगूठी मतलब आपने पैसे के इक्विवेलेंट वैल्यू का कोई सामान दिया है, इट्स कॉल्ड मनी और मनी इज वर्थ। बोले यहाँ तक सिंपल, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ूं, कुछ प्रॉब्लम? मॉनेटरी एक्सचेंज, इन एक्सचेंज विथ मनी, एग्जांपल बाइंग नोटबुक फॉर कैश। बोलता है व्हाट इज द मॉनेटरी एक्सचेंज? मॉनेटरी एक्सचेंज बोलता है कोई भी गुड्स को आप बाय करोगे उसके बदले में पैसा दिया तो कॉल्ड एज मॉनेटरी एक्सचेंज। और कोई भी गुड्स खरीदा और उसके बदले में आपने कोई गुड्स उठा के दे दिया उसको बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बार्टर। देखो ऑन द अदर हैंड, इन केस बार्टर एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। बोलता है एक गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से एक्सचेंज करेंगे। पुराने जमाने का बात याद करो भाई, बाबा मुसार, बाबा। चलो देखो क्या बोलता है, विट इज एक्सचेंज फॉर राइस। एकदम सिंपल सा मीनिंग बोलता है, जैसे गेहूं के बदले में आपने क्या ले लिया? चावल ले लिया, चावल के बदले में आपने गेहूं ले लिया, तो इसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। नो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज आंसर नीचे, अरे नीचे का तुम्हारे लिए छोड़ा है भाई लोग, तुम इच पढ़ने का, कुछ डाउट आए तो हमको पूछने का, क्या बोल रहा है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द 6, डीलिंग इन अ गुड्स एंड, बाप रे कितने बार गुड्स एंड सर्विसेज आएगा बे। तो आपको समझ में आ रहा है सर, गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में डील होता है, बिजनेस है तो गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होना ही है। सर अभी यहाँ पे बोल रहे every type of business transactions concerned with either goods or services। मतलब कोई भी बिजनेस में या तो गुड्स होगा या तो सर्विसेज होगा या तो दोनों हो सकता है। बोलो यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस, कैन नॉट टेक प्लेस। बोलो ये अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट लाइन है। सर जहां पे गुड्स एंड सर्विस दोनों ही नहीं है तो वहां पे उसको ऐसे कोई भी एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कहेंगे, या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटी तो उसको बोलते हैं बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। मतलब बिजनेस होगा ही नहीं यार, वहां पे गुड्स एंड सर्विस तो होना ही चाहिए। आप बोल रहे हो कि दूल्हा शादी करा दुल्हन है, ऐसा थोड़ी ना होता है, दुल्हन तो होनी ही चाहिए ना। मतलब बिजनेस करे गुड्स या सर्विसेज या दोनों में से कोई एक तो होना ही चमकता है। बोलो यहाँ तक क्लियर? ओ भाई लोग, कुछ बोलो यार, थका दिए हो यार एकदम से। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, पहले इसमें आगे रीड कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ तक लिखा आपने एग्जाम में, इनफ है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए आप पूरा पढ़ो, लिखने के लिए आप आपके टाइम के हिसाब से लिखो, ठीक है? दीज गुड्स मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल, अंडरलाइन, ये गुड्स कंज्यूमर गुड्स हो सकता है या तो कैपिटल गुड्स हो सकता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना नेसेसरी नहीं है, आप इतना तक लिखोगे तो भी चलेगा। बोलते हैं ये गुड्स या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है या तो फिर आपका
कैपिटल गुड्स होता है। ये सिंपल सा एग्जांपल है, तो फैन है, फैन। अभी मैं फैन बनाता हूँ, लेकिन फैन कैसे बनाता हूँ? मैं ना किसी के पास से, एक डीलर के पास से मोटर, अंदर का मोटर, तो फैन के अंदर मोटर चलता है, वो परचेस करता हूँ। फिर एक के पास वो ऊपर का जो कवर होता है ना, कवर, वो परचेस करता हूँ। और एक के पास वो कंडीशनर होता है, मतलब वो अंदर फैन के अंदर लगा होता है, वो परचेस। ये सब चीज लाके ना मैं मेरे घर के अंदर, मतलब मेरे दुकान के अंदर उसको एकदम फिट फिट करता हूँ, स्क्रू ड्राइवर से टाइट वाइट करता हूँ, और फिर बना के पूरा फैन बेच देता हूँ। जरा बताओ, ये फैन मैंने कंज्यूमर को बेचा, तो कंज्यूमर क्या करेगा? इसको प्लग में लगाएगा, बटन दबाएगा, पंखा चालू, हवा आना चालू। बोलो, यहाँ पे कोई एडिशनल एक्टिविटी करना है क्या कंज्यूमर को? कंज्यूमर मेरे पास से पंखा लेके जाता है, बटन दाबता है, पंखा में से हवा आता है और सो हो जाता है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, सिंपल से एक और बात बताओ, मैंने क्या किया था? मैंने मोटर खरीदा था, मोटर मैंने खरीदा, उसके ऊपर का कवर मैंने दूसरे शॉप से खरीदा, और ये सब मैं खरीद के फिर बनाया फैन। तो क्या आपको लगता है जैसे मैंने कंज्यूमर को गुड्स बेचा तो मैं सेलर, कंज्यूमर बायर हो गया, तो मैंने भी कहीं से खरीदा था तो वो सेलर हो जाएगा? अच्छा वो बता, वो जो मोटर बनाने वाली कंपनी है, वो क्या गुड्स ऐसे बना रही है जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर पाएगा? नहीं सर, उसको कौन यूज करेगा? उसको मेरे जैसा कोई बिजनेसमैन ही यूज करेगा। जो ऐसे गुड्स को कैपिटल गुड्स बोलते हैं। मतलब ये गुड्स ऐसा गुड्स है जो सेमी फिनिश्ड है, इसको फिनिश नहीं बोल सकते, इसको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। उसको यूज करने के लिए मेरे जैसे लोगों का यूज, मतलब हेल्प लगेगा। मैं उसको उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा और बेचूंगा। तो आपको समझ गया रहेगा, इफ यू आर बाइंग रॉ मटेरियल, तो सर रॉ मटेरियल इन द काइंड ऑफ क्या होता है? इन द काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स होता है। तो सर कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो कंज्यूमर गुड्स के लिए, टी, मिल्क, पेंसिल। पेंसिल लो, घर पे सॉल्व करो, फटाफट लिखना चालू। मिल्क लिया, पाउडर बनाया, दूध बनाया, चालू। कैपिटल गुड्स, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। यस, मशीनरी वगैरह जो भी चीजें, मशीनरी से आप दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाते हो, मशीनरी इज नॉट ए कंज्यूमर गुड्स। ये मशीनरी समझो एक बहुत बड़ी मशीन है जिससे ना नट बोल्ट बनता है। नट बोल्ट पता है, जो गाड़ी, स्क्रू, मतलब कोई भी प्रोडक्ट में स्क्रू वगैरह डालते हैं, तो नट बोल्ट एक बनाने की मशीन होती है। वो मशीन कौन पहुंचे? कोई कंज्यूमर लेके चलो, मैं अभी मेरे को नट चाहिए तो मैं मशीन खरीदूंगा, उससे नट बनाऊंगा, फिर मैं नट फिट करूँ? नहीं ना, तुम तो डायरेक्ट नट खरीदने वाले हो। बट जो नट बनाती रहेगी ना, बोल्ट बनाती रहेगी, वो कंपनी क्या करेगी? वो मशीन खरीदेगी और नट और बोल्ट बनाएगी। तो मशीन इज अ कैपिटल गुड, बट नट बोल्ट इज अ कंज्यूमर गुड्स। बोलो यहाँ तक क्लियर? आगे का नहीं पढ़ूंगा, तुम पढ़ना, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो। नो, पॉइंट नंबर 7। अच्छा, नहीं पढ़ूंगा इसका ये मतलब होता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज अब मैं कवर करूंगा। पॉइंट नंबर 7, कंटिन्यूटी इन डीलिंग बोलता है। डीलिंग जो भी बिजनेस मतलब होता है कोई भी कंटिन्यूअस प्रोसेस, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम प्रोसेस को हम लोग बिजनेस नहीं बोलते। एग्जाम्पल के लिए, कि मैंने कार परचेस किया था, फिर देखा ना कार मेरे को यूज होता ही नहीं है, जब मैं निकलता हूँ तो ट्रैफिक इतना रहता है, दिमाग खराब हो जाता है यार। मैंने कार को 10 लाख में लिया था, 12 लाख में बेच दिया, क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो मेरे को एक ऐसा कंज्यूमर लल्लू पंजू मिल गया कि 12 लाख देने को तैयार। मैंने उसको 12 लाख दे, 2 लाख का प्रॉफिट। क्या लगता है यहाँ पे? यस, मैं सेलर है, सामने वाला बायर। मैंने कार को बेचा है, मैं सेलर है, सामने वाला बायर, सामने वाले ने खरीदा है, वो बायर है। यस, क्या यहाँ पे प्रॉफिट हुआ? यस, देखो 2 लाख का प्रॉफिट। तो सर, बिजनेस मतलब बायर एंड सेलर होना चाहिए, हो गया। बिजनेस मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, हो गया। लॉस भी होता है, हाँ? तो समझो बायर एंड सेलर है, दो पार्टी है, प्रॉफिट भी है। लेकिन अब बताओ, क्या इसको बिजनेस बोलने का, क्या नहीं बोलने का? क्या इसको बिजनेस नहीं बोलने का? कौन सा स्मार्ट बंदा है भाई ऐसा बोला इसको बिजनेस नहीं बोलने का? इट इज अ बिजनेस है, दो पार्टी। पहले बोला था बिजनेस मतलब दो पार्टी होना चाहिए, फिर बोला था सर उससे प्रॉफिट भी होना चाहिए, सब कुछ तो है। बोलता दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी। सर, मेरा कार बेचने का बिजनेस नहीं है ना, तो मैंने एक टाइम ऐसा कोई एक्टिविटी किया और प्रॉफिट हो गया, तो इसको बिजनेस नहीं बोलते। तो सर मतलब, हाँ, अगर मैं कार शोरूम वाला हूँ और बार बार मैं कार बेचता हूँ, मेरा कार सेल करने का ही एक्टिविटी है, अगर मैं कार सेल करने का ही एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी को मैं बिजनेस एक्टिविटी बोल सकता हूँ। बट अगर ये कार सेलिंग का बिजनेस नहीं है
और ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं है, तो इसको आम्ही म्हणणार बिजनेस एक्टिविटी नाही आहे. अरे इन शॉर्ट ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. क्या? अगर कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यूस में नहीं है तो उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलते. तो यहाँ पे क्या लिखा था? एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड रेगुलरिटी इन द ट्रांजेक्शन. अंडरलाइन द वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है. वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस. बोलता है एक सिंगल ट्रांजेक्शन होगा, एक सिंगल ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस म्हणून सकत नाही. एक एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं बोलेगा. यहाँ पे रेगुलर एक्टिविटी होनाच मांगता है बाड़ा. एग्जाम्पल लगता है मैंने इसका एग्जाम्पल कॉपी किया था. नहीं, इसने मेरा कॉपी किया लगता है. If a person sell his own motor car and earn profit, then it will not considered as a business activity. But if he is a car dealer, अगर एक car dealer है, so he sell and purchase car regularly, then it is considered as काय बोला, काय business activity. बोलो यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बच्चों, ओ बच्चों. ना पॉइंट नंबर 8, अनसर्टेन रिटर्न. बताओ, बिजनेस करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कोई नियम है क्या? ऐसा कोई कानून है क्या? बताओ. बिजनेस के और प्रॉफिट होना ही मांगता है. लॉस हो सकता है. यस, लॉस हो सकता है. अगर बिजनेस के और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा तो सब लोग बिजनेस करेगा, कोई दूसरा कोई एक्टिविटी करेगा ही नहीं. तो आपको ये समझ गया, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. तो ऐसे चीज को बोलते हैं अनसर्टन रिटर्न. मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट ही होना है, रिटर्न्स में मुझे पैसा ही मिलेगा, लॉस भी हो सकता है. तो ये सब रिस्की चीज है. तो बिजनेस इज अ रिस्की और इट इज शॉर्ट में कह सकते हैं अनसर्टन रिटर्न. इन अ बिजनेस द रिटर्न आर नेवर प्रिडिक्टेबल और गारंटेड. थोड़ा प्रिडिक्ट तो कर सकते हो, गारंटी तो कोई नहीं है भाई. मैंने एक वड़ा पाव का बिजनेस डाला, 10 का वड़ा पाव 20 में बेच रहा, बहुत कस्टमर है, पैसा ही पैसा आ रहा है. एक ने जादू टोना कर दिया, मेरे बाजू में कॉम्पिटिटर्स आ गया, उसने 15 रुपए में बेचना चालू किया, तो थप्पड़ फाड़ के पैसा चला गया, अब उसके पास जा रहा है बिजनेस. हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है सर. तो बिजनेस मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा या तो कुछ भी नहीं होगा. इट्स अ वेरी रिस्की पर्सन चीज और रिस्की थिंग्स. तो इसको बोलते हैं अनसर्टन रिटर्न. बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस. एकदम देखो सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, या तो ये प्रॉफिट करेगा या तो लॉस भी कर सकता है या तो कुछ भी नहीं कर सकता. बट यस, कोई भी चीज फिक्स एंड प्री डिसाइडेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. मैन पॉइंट इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क. अवॉइड करो या सेम पॉइंट बोल सकते हो. रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद द एक्सपोजर टू लॉस. तो रिस्क तो बहुत है बिजनेस में. यहाँ पे आप बिजनेस डालो, कैपिटल इन्वेस्ट करो, यहाँ पे लॉस होने के भी पूरे के पूरे चांसेस है. तो बिजनेस इज अ सो रिस्की थिंग. इट्स ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट. अनफेवरेबल, गावल मैंने एक मस्त सा कैरी बैग, एकदम स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक वाला कैरी बैग बनाया और सोचा इसको मार्केट में लॉन्च करूंगा. और लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट बोलता है प्लास्टिक बैन. अब बताओ क्या होगा? मेरा बिजनेस तो गया ना पानी में. इसको बोलते अनफेवरेबल कंडीशन. यस, अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है. इट्स जेन्युइन, पॉसिबल है. बहुत सारे बिजनेस आपने देखा रहेगा. सिंपल सा बोलता हूँ, आपने सुना रहेगा पान मसाला, गुटखा, माणिकचंद पहले आते थे, सबकी बिजनेस बंद हो गई है. सर इलीगल बेचना, उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ. सेकेंड थिंग, आपने देखा रहेगा प्लास्टिक, जो प्लास्टिक बैन होने के बाद जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी होगी वो उसकी तो वाट लग गई होगी ना भाई. फिर वो थर्माकोल का प्लेट्स आता है, अपन गणपति में खाना खाने जाते हैं, भंडारा फुकट वाला. हाँ, वो भंडारे का प्रसाद खाने के लिए पहले जो प्लेट्स आते तो बंद हो गई, तो जो बनाने वाली कंपनी उसकी तो लग गई रहेगी ना. बराबर क्या नहीं? तो सर ये सब कंडीशन को बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन. व्हाट इज अनडिजायरेबल इवेंट्स? ए भाई, अपन बेच रहा था, सामने बाजू बाजू में 4-5 लोग ने सेम टू सेम गोलमाल जैसा दुकान खोल दिया फटाकड़े का, तो अपनी तो वाट लगेगी ना. तो यस, दिस इज कॉल्ड अनडिजायरेबल इवेंट. तो सर बिजनेस को अपन रिस्की बोल ही सकते हैं, ऐसा बोलना ही पड़ेगा. इट्स सो रिस्की थिंग. Every business will have some or the other risk.
सर ये छोटा सा रिस्क है, इसके अलावा बहुत सारे रिस्क है जो आप कंसिडर भी नहीं कर सकते, कभी भी आ जाए। पॉइंट नंबर 10 इज अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यस, आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कस्टमर लेता है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब जैसे कि जिस एक पर्टिकुलर पर्सन है वो फोटोग्राफी का शौक रखता है, और आपने उसको ऐसा मोबाइल दे दिया जिसमें अच्छे अच्छे फोटो आते हैं, तो सारा वो खुश हो जाएगा। लेकिन एक बंदा है जिसका सब बैंकिंग वाला सब काम रहता है, और उसको आपने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर वाला फोन दे दिया, उठा के फेंक देगा, बोले मैं सेटिस्फाई नहीं। उसको क्या चाहिए रहेगा? सिक्योर फोन चाहिए रहेगा। इसका कौन सा फोन होगा पता नहीं, बट आईफोन सब लोग बोलते हैं, अपने कुछ नहीं पता। चलो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हर एक बिजनेस का मेन पर्पस होता है उसके कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अगर कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को, उसकी जरूरतों को समझ के वो फुलफिल नहीं कर पाते तो बिजनेस लॉन्ग रन में चलेगा ही नहीं रे बाबा। Consumer satisfaction is the ultimate aim of all economic activity and business. Business is not an expectation to it. Modern business believes in satisfying the customers by providing quality product. Underline the word. आज का बिजनेस क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कस्टमर नहीं रुकेगा। एंड सर्विस एट द रीजनेबल प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा गुड्स और सर्विसेज देगा तो ही कस्टमर आपके पास टिक पाएगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। द पर्पज of the business is to create and retain its customer. Create and retain is a very important terminology. आप कस्टमर क्रिएट तो कर सकते हो, बट रिटेन करने के लिए आपका गुड्स उनको 100% सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट्स? तो अगर समझो आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, तो आप ये फीचर्स के 4 5 या 6 पॉइंट्स को ऐड करके लिख दोगे, तो दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो ये मीनिंग ऑफ बिजनेस आपको पढ़ना है, आपके लिए रखा हूँ। कोई डाउट है फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा। तो देख लेना डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि प्रोफेसर है नहीं, ये चाचा हमारे क्या कहते हैं बिजनेस को लेके। ये चाचा ने बिजनेस के बारे में बताया। देखो चाचा ने क्या बताया है, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी, हर एक ह्यूमन एक्टिविटी है विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन के बारे में तो बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए, और प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ मतलब ये बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एक्टिविटी आप करते हो या ये इंटेंशन से करते हो तो उसको बिजनेस बोलेंगे। समझो मैंने एक बिजनेस डाला और सोचा 2 साल के बाद तो ये बंद ही होने वाला है, ऐसा कोई इंटेंशन से बिजनेस नहीं चालू होता है। बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल होता है कि बिजनेस का एक्सपांशन होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। चलो, प्रोफेसर प्राइड एंड कपूर, ये चर्चा के भी कहे हुए शब्द को देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, अंडरलाइन द वर्ड इंडिविजुअल। बिजनेस में सिर्फ एक ही बंदा नहीं, टीम ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग एक साथ आके भी काम कर सकते हैं। तो एफर्ट्स, ऑर्गेनाइज मतलब एकदम सिस्टमैटिक मैनर से अरेंज किया हुआ इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को क्या, टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट। या तो आप गुड्स को प्रोड्यूस करो, सर्विस को प्रोड्यूस करो, या मतलब प्रोड्यूस करो, सेल फॉर अ प्रॉफिट, और उसको सेल भी करो। क्या इंटेंशन से? प्रॉफिट के इंटेंशन से बेटा। फ्री में डोनेट नहीं करना है तो हम चैरिटी बोलेंगे, इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बट इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट इंटेंशन, इट्स कॉल्ड एज बिजनेस। द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई द सोसाइटी नीड्स। पहली बात तो कोई भी बिजनेस सोसाइटी का नीड फुलफिल करता है तो ही वो बिजनेस होता है, अदरवाइज वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? चलो, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज द प्रोफेशन एंड व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट। तो दैट्स फॉर द डे गाइस। आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट होगा आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।